आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 11 जनवरी मंगलवार की शाम है ये। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले बात करेंगे उन नेताओं की जो यूपी चुनाव से ऐन पहले बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। जाने वालों में किसका क्या विजन है और ये फैक्टर सपा के लिए कितना फायदेमंद है और बाकियों के लिए कितना नुकसानदेह, इस पर बात करेंगे। उसके बाद कोरोना की फिक्र करेंगे और जानेंगे कि क्या हम टेस्टिंग बढ़ाने के समय में टेस्टिंग कम करते जा रहे हैं। कई बयान ऐसे आए हैं जिनमें लक्षण कम होने पर टेस्टिंग ना करने की नसीहत दी गई है। तो क्या है इसका गणित, जानेंगे। फिर कारोबार जगत की तरफ चलेंगे। वोडाफोन आइडिया के एक बयान के तहत बोर्ड ने बकाया ब्याज को इक्विटी में कन्वर्ट करके सरकार को हिस्सेदारी देने का फैसला मंजूर किया है। क्या है इसके मायने और इसके बाद एनएसई पर कंपनी के शेयर्स का क्या असर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे सरकार के उस फैसले को जिसमें सरकार डिफेंस में मेक इन इंडिया की पॉलिसी लाने वाली है। जानेंगे कि इसका असर क्या होगा और क्या भारतीय कंपनियां इतनी सक्षम हैं भी। बात करेंगे इन खबरों पर, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 3 और एमएलए का इस्तीफा। सपा में शामिल होने जा रहे हैं 13 विधायक। एनसीपी चीफ शरद पवार का दावा। पीएम मोदी कल तमिलनाडु में करेंगे 11 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। डॉक्टर्स ने कहा लता मंगेशकर को कोविड निमोनिया, आईसीयू में भर्ती। हरियाणा में एस्मा लागू, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। गोवा में निर्दलीय विधायक और मंत्री गोविंद गौड़े बीजेपी में हुए शामिल। बेंगलुरु के फिश प्रोसेसिंग प्लांट में केमिकल लीकेज, 20 लोग हॉस्पिटल में एडमिट। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 मार्च 2022 तक बढ़ाई। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो अब नहीं रहेगी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर। टाटा ग्रुप अब होगा नया स्पॉन्सर। कोरोना के नए केस के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा, अमेरिका अभी भी टॉप पर। 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने पर चीन की 55 लाख आबादी वाले शहर में लगा लॉकडाउन। कजाकिस्तान संकट के बीच 10 दिन में रूसी सैनिकों की मुल्क वापसी होगी। हिंसा के आरोप में अब तक 10,000 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई टिकट के बंटवारे को लेकर। इधर अमित शाह से लेकर योगी तक बड़े बड़े लीडरान माथापच्ची कर रहे थे उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर। उधर पार्टी को यूपी में जोर का झटका लग गया और ये झटके दिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को नमस्ते कर साइकिल पर सवार हो गए हैं, मतलब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। राज्यपाल को एड्रेस करते हुए लिखे रेसिग्नेशन में उन्होंने लिखा है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। फिर अखिलेश यादव के साथ उनकी एक तस्वीर भी आई सपा ज्वाइनिंग करते हुए। इसके बाद जैसे बीजेपी में इस्तीफों की झाड़ी लग गई। एक एक करके कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। बांदा जिले के तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहां की तिलहर से एमएलए रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया। और इतना ही नहीं, कई और विधायक भी लाइन में हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम से बीजेपी सख्ते में है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो भी सुनवाता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूं, तो कौन सी नई बात है। मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे, लघु, मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर राजनीतिक जिंदगी पर नजर डालें तो उनका ज्यादातर वक्त बसपा में बीता है। मायावती के करीबी माने जाते थे। 2017 चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए, बाद में योगी सरकार में मंत्री बनाए गए। 4.5 साल मंत्री रहने के बाद आज इस्तीफा दिया है
और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य अब भी बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। उनके पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? क्या पार्टी में उन्हें वो अहमियत नहीं मिली जो वो चाहते थे, या अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य का पॉलिटिकल करियर संवारने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया? ये पूछा मैंने यूपी की सियासत को करीब से फॉलो करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से। देखिए, एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पिछड़ों में और खासकर जिस तबके की वो राजनीति करते आए हैं सामाजिक न्याय की, उसमें बड़े कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। मौर्य बिरादरी में के बड़े पहचान रहे हैं, 5 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा बीजेपी को झटका है उनका जाना। वजह क्या है? जैसा कि वो खुद कह रहे हैं अपने, आज जो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो विपरीत विचारधारा में रहते हुए वो पिछड़ों और दलितों और उनके प्रति जो व्यवहार है उसे देख करके वो भाजपा को छोड़ करके जा रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन कई सवाल भी उठेंगे और वो सवाल ये होंगे कि अगर पिछड़ों की उपेक्षा हो रही थी या उनकी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी तो 5 साल तक वो सत्ता में रहे, मंत्री पद पर रहे, और जब चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, जब आचार संहिता लग गई, तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त 2 धड़ों की लड़ाई हो गई है सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। ऐसे में हर नेता अपनी सुविधा के हिसाब से अपने रास्ते तलाश रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी इस वक्त बीजेपी से सांसद है। बेटा पिछली बार उत्कृष्ट मौर्य जो है वो ऊंचा हार से चुनाव लड़े थे, बेहद ही कम वोट से वो हारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनके बेटे को जीतने के लिए जो सीट चाहते हैं वो कम से कम बीजेपी के बैनर तले शायद वो न जीत पाए। कुछ दिन पहले उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी बीजेपी के मंच से जब उन्हें टोका-टोकी किया गया तो वो गुस्से में चली गई। कुल मिलाकर माहौल कुछ समय से ऐसा बना हुआ था जब लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी में शायद नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पिछड़े नेताओं को या बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अब लड़ाई जो है ये सपा और बीजेपी के बीच सिमटती जा रही है। ऐसे में हर कोई अपने सुविधा के हिसाब से अपना खेमा तय कर रहा है, और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त बीजेपी को छोड़ करके सपा के दामन के साथ सपा का दामन उन्होंने थामा है। उन्हें लगता है कि जो सीटें उनकी हैं वहां पर सपा ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि मुसलमान यादव ऐसा वोट बैंक है जो कि चाहे उनके कुशीनगर की सीट हो या ऊंचाहार में जो उनके बेटे लड़ते हैं उनकी सीट हो। एक और चर्चा है, वो चर्चा ये है कि वो अपने बेटों के लिए दूसरे बेटे के लिए भी चाहते थे। कुल मिलाकर चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि 5 साल तक उन्हें सम्मान नहीं मिला, वो पिछड़ों की राजनीति देख करके आए थे, अमित शाह के बयान के बाद वो आए थे, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात ये भी है कि उन्हें लगता है कि अब बीजेपी का दिन ढल रहा है और इस वक्त समाजवादी पार्टी उभार पे है। ऐसी स्थिति में उन्हें सपा ज्वाइन करना चाहिए, और उनके बारे में कहा भी गया है कि वो मौसम वैज्ञानिक है। अब बीजेपी का सत्ता में आती है या नहीं आती है, सपा आती है या नहीं आती है, लेकिन इन्होंने अपना कार्ड जरूर खेल दिया है। अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई विधायक बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 1 दर्जन एमएलए उनके साथ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। इसका बीजेपी पर क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जो घाटा है वो तो बीजेपी को ही होना है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले न आए थे न अकेले जा रहे हैं। वो जब आए थे तब भी दर्जन भर से ज्यादा बहुत कद्दावर विधायक और नेता उनके साथ आए थे, जिसमें से कई विधायक बने, और इस बार भी जा रहे हैं तो उनके तमाम लोग जो उनके लॉयल थे वो सब उनके साथ जाएंगे, जिसमें से तकरीबन 6 विधायक तो अभी ही लगभग पाला बदल चुके हैं, और चर्चा है कि ये 1 दर्जन या उससे कुछ ज्यादा इनकी तादाद होगी। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि एक ऐसा मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है मानो बीजेपी से पिछड़े नेता नाराज हो गए हैं और पिछड़ों के बीच एक भगदड़ है। ऐसा एक माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये बड़े पिछड़े नेता हैं, इनकी पहचान एक बड़े कद्दावर पिछड़े नेता की है, और इनके साथ जितने विधायक हैं वो भी सभी उसी जाति से, चाहे कोई प्रजापति है, साक्य है, मौर्य है, कुशवाहा है। तो कुल मिलाकर ये एक मोमेंटम ऐसा बन रहा है जिससे बीजेपी के भीतर भी घबराहट पैदा कर दी है। बीजेपी 2017 में जो चुनाव जीत कर आई थी वो पिछड़ों के
दम पर आई थी, पिछड़ों के बल पर आई थी, और उसने प्रोजेक्ट भी किया था कि कोई पिछड़ा ही नेतृत्व करेगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी का जो माहौल है वो 2017 जैसा माहौल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो इस वक्त उन्हें बीजेपी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, वो यही कह के जा रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़ों का अपमान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है कि आखिर वो अपने उस पिछड़े होने वाली पार्टी को कैसे बचा कर रखे। अच्छा, सपा में जिन बड़े नेताओं की आमद हो रही है या होनी है, उसमें इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से उनकी तस्वीर नहीं आई है अखिलेश के साथ। तो आजम खान की गैर मौजूदगी में सपा के लिए वो कितने बड़े असेट साबित हो सकते हैं? देखिए, इमरान मसूद का जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो काफी है। सहारनपुर का जो इलाका, जिस इलाके से वो आते हैं, वहां पर इमरान मसूद एक बड़े नेता पर उस इलाके के तौर पर उनकी पहचान है उस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं। जब कांग्रेस में रहते हुए भी वो अपने साथ मुस्लिम वोटों का एक बहुत बड़ा खेमा अपने साथ रखते थे। साथ साथ वहां के स्थानीय स्तर पर भी इनकी बड़ी पहचान रही है। कांग्रेस में भी उस इलाके के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान होती है। आजम खान की जगह तो वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आजम खान पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर थे। लेकिन इनका जाना, इनका समाजवादी पार्टी आना, इमरान मसूद का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जरूर कह सकते हैं मजबूती देगा। और मजबूती इसलिए देगा क्योंकि मुस्लिम वोटों को लेकर थोड़ा भी कंफ्यूजन अब ही नहीं होगा। नेता के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है, और ये पहचान समाजवादी पार्टी को फायदा करेगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि आजम खान को वो कहीं से किसी स्तर से रिप्लेस कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, कुमार अभिषेक। बात अब कोरोना वायरस की करते हैं। रोज ये सोचते हैं कि काश कुछ एक अच्छी खबर आज इससे रिलेटेड आपको बता दें, पर अफसोस कि कोरोना को अभी कोई और ही धुन सवार है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट कोलकाता में 37%, तो दिल्ली में 22 से 24% है। हालात ये हैं कि दिल्ली में प्राइवेट ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू हो गया है। देश में 2 हफ्ते में मरीज 28 गुना बढ़े हैं। कई बड़ी हस्तियां जैसे कि लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। तो जहां देखिए कोरोना अपनी पैठ बना चुका है। अब जाहिर है इस बीच टेस्टिंग पर जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन आईसीएमआर का इसको लेकर अप्रोच बिल्कुल अलग दिखता है। आईसीएमआर की एक जो नई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अब हर किसी को कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। मरीज के संपर्क में आए सिर्फ वो लोग टेस्ट करवाएं जो बुजुर्ग हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस पर कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ने इंडिया टुडे को बताया है कि इस नियम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होगा और कोविड मरीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है। इनक्लूव लैब की फाउंडर डॉक्टर सोनाली वैद समेत कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से स्वस्थ लोगों को टेस्ट ना करवाने के लिए कहना एक बड़ी भूल साबित हो सकता है। तो आप एक बेसिक सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि शुरू से टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा था, 3T फॉर्मूला बनाया गया था, तो अब एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्ट ना करने के पीछे क्या सोच और आर्ग्यूमेंट है, और वो भी ऐसी कोरोना की सुनामी में। इसके लिए मैंने बात की महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक जोशी से। धन्यवाद अमजद। ये बहुत सही प्रश्न है आपका। जिनको लक्षण बिल्कुल नहीं है और 80% हम देख रहे हैं ये सुनामी वाली ओमाइक्रॉन की तीसरी लहर जो आई है भारतवर्ष में, इसमें 80 से 90% लोग सिम्टम्स बिना रहते हैं, लक्षण वेदित रहते हैं, यानी इनको कोई लक्षण नहीं रहते हैं। और उनमें हम टेस्ट करते हैं। अभी कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है। जब कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोई मतलब रहता नहीं है। इस कारण की वजह से शायद आईसीएमआर ने ये स्टेप उठाई होगी। दूसरा है कि हमारे टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी प्रेशर या स्ट्रेस आ जाता है इसकी वजह से। तो ये है कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनमें कोरोना के लक्षण हो, जिनको कोई अंडरलाइंग बीमारी जैसे कोमॉर्बिडिटी या और कोई अंडरलाइंग
प्रतिकार शक्ति कम करने वाली बीमारी हो या दवाई देते होगे, उनको करने बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने ये जो मुहिम है उठाई है। तीसरी बात यह है कि जिनको एसिम्प्टोमेटिक है और उनको शरीर में कोविड का वायरस होगा भी, तो भी हमको डबल मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो करना ही चाहिए। तो मास्किंग के ऊपर काफी बढ़िया दिया है। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव भी आती है या पॉजिटिव भी आती है, तो नेगेटिव टेस्ट में 30% लोगों को हम लोग वैसे भी पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो हर टेस्ट की लिमिटेशन होती है। इसलिए हमको जब भी सुनामी जैसी लहर आती है, तो सबसे जो जरूरी लोगों को है उनको ये जांच करना सबसे आवश्यक होता है। और जिनका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनको वापस RT-PCR टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ICMR ने बताया है। और 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद और 3 दिन लक्षण नहीं हो गए कंसेक्यूटिवली, तो वापस टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इससे हमारी इकोनॉमिक व्हील भी चालू रहेगी और मरीजों को भी सही इलाज मिलेगा। यही इसके पीछे की मनोकामना दिखती है। डॉक्टर साहब, अगर हम टेस्टिंग कम करेंगे तो क्या हम सिचुएशन का रियल टाइम एनालिसिस ठीक से कर पाएंगे? ये भी एक फिक्र है, क्योंकि तब तो जो नंबर्स होंगे वो एक्चुअल केसेस से कई गुना कम होंगे और हो सकता है कि कई एसिम्प्टोमेटिक लोगों को बीमारी के प्रोग्रेशन के दौरान 7वें 8वें दिन दिक्कत हो और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, तो उसे मैनेज करने में देरी नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, हम नहीं मानते वैसे, क्योंकि जो पहला वेरिएंट था चीन का या जो दूसरा वेरिएंट था डेल्टा का, उसमें बीमारी की, कोरोना की बीमारी के लक्षण 14 दिन से 21 दिन लगते थे। लेकिन ओमाइक्रॉन के लक्षण है फ्लू जैसे लक्षण हैं और ये 5-7 दिन में निकल जाते हैं। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये केस डेमिक हो जाएगी। हमको कौन से आंकड़े देखने चाहिए कि जिनको कोरोना के वजह से अस्पताल में गए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट। दूसरी आंकड़ेवारी हमको देखनी है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हुआ है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रेट। तीसरी वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट रेट और चौथी मौत की रेट। ये चार जो आंकड़े हैं, ये कोरोना की, ये ओमाइक्रॉन की सुनामी लहर की ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होंगे। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के ऊपर पीछे नहीं भागना चाहिए हमको। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि ICMR के ऐसा करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप इस अप्रोच को कितना सही मानते हैं, क्योंकि ऐसे समय में हम लोगों को टेस्टिंग करने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं? पब्लिक हेल्थ में आंकड़ों के अनुसार हमको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये सुनामी जैसे जब लहर आती है और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 25% के ऊपर चला जाता है या 50% के ऊपर चला जाता है, तो पूरे पॉपुलेशन को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो कभी कभी एडेप्टेशन करना पड़ता है। एडेप्टेशन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको सबसे ज्यादा लोगों को सिम्टम जो है, सिंड्रोम जो है, सिंड्रोमिक अप्रोच लेना पड़ता है। तो ये रवैये रहते, अप्रोच रहते। तो भारत सरकार ने यह रवैया लिया है कि सिम्प्टोमेटिक अप्रोच सिंड्रोमिक अप्रोच है। वैसे ही अप्रोच यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने लिया था, साउथ अफ्रीका ने लिया था, अमेरिका ने लिया था, वही अप्रोच अभी भारत भी ले रहा है। आपका हाल ही में एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट हो सकता है, वायरस म्यूटेशन जिस तरह से काम करता है। थोड़ा आप उस नजरिए से अगर इसे समझा सकते हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है और इसका आधार क्या है? देखो, कोरोना वायरसेस है, ये RNA फैमिली के वायरस है। इसमें म्यूटेशन और उसमें बदला, यानी वो अपना कपड़े बदलते रहते हैं। और जैसे जैसे कोरोना के जो अवतार नए नए आ रहे हैं, तो डेल्टा ये एक भयंकर अवतार था जिसने हमको दूसरे लहर में बहुत कुछ हानि दी थी। लेकिन जैसे इवोल्यूशन होता है, जैसे हमने स्पेनिश फ्लू का इवोल्यूशन 100 साल पहले देखा था, तो जो नए वेरिएंट आते हैं उनकी जो ये स्प्रेडिंग की जो शक्यता है, जैसे हमारी ओमाइक्रॉन की है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन तीव्रता कम है। तो हमको ऐसा लगता है कि बड़े वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शायद हमारी ये मनोकामना है कि ओमाइक्रॉन ही आखिरी वेरिएंट हो और उसके बाद भी कोई वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया तो उसका जो जोखिम होगी वो बहुत कम होगी और हानि नहीं होगी, और फिर डेंगू मलेरिया जैसी कोविड की बीमारी हो जाएगी, यानी एंडेमिक हो जाएगी। यही हमारी मनोकामना है और इसके संकेत हमको दिख रहे हैं। लेकिन यह लहर को हमको बाहर निकलने के लिए लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, बहुत अक्सर लोगों को माइल्ड ही फ्लू लाइक सिंड्रोम होगा ये ओमाइक्रॉन में, लेकिन जिनको हाई रिस्क कैटेगरी में है, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन है, जिन्होंने
बिल्कुल टीके नहीं लगवाए हैं, जिनकी प्रतिकार शक्ति लो है, जिनको अंडरलाइंग इलनेस है, उनको सतर्क और सावधानी से हमको ये लहर से और ये सुनामी जैसे लहर से अगले 2 महीने में बाहर निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए डॉक्टर शशांक जोशी। आज सुबह टेलीकॉम की दुनिया में तहलका मच गया। वोडाफोन आइडिया कंपनी के 35.8% शेयर सरकार के हो गए। दरअसल कंपनी पर जो कर्जा था उसे ही इक्विटी में बदल दिया गया। ये रकम 16,000 करोड़ रुपए है। अब वोडाफोन पीएलसी के पास करीब 28.5% और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.8% हिस्सेदारी रह गई है। कुल मिलाकर अब सरकार सबसे बड़ी मालिक है। खबर आने के बाद मार्केट में कंपनी का शेयर 19% तक टूटा, लेकिन बाद में संभला। तो सवाल कई हैं, सभी के जवाब पाने के लिए हमने बात की हमारे फाइनेंशियल मामलों के एक्सपर्ट सीनियर इकोनॉमिक विशेषज्ञ शरद कोहली से। शरद जी, सुबह ये खबर आई तो काफी हलचल दिखी, कैसे लिया जाए इस खबर को? देखिए, वोडाफोन की जो हालत है वो सबको विदित थी कि वोडाफोन जो 3 बड़ी इस टाइम टेलीकॉम कंपनी भारत में, उसमें वोडाफोन की हालत सबसे ज्यादा खराब और उसके निरंतर बढ़ते हुए लॉसेस और उसकी बढ़ते हुआ कर्जा, वो दोनों चिंता का सबब बना हुआ था। 15 लाख से 25 लाख सब्सक्राइबर्स हर महीने वोडाफोन लूज कर रहा था। ऐसे में सरकार ने इस जो हिस्सा उसमें लिया है मॉरेटोरियम 16,000 करोड़ के बदले में, तो सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। कहने का मतलब अगर हम समझे कि ये बिरला ग्रुप से हटके, आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप से हटके ये अब सरकारी कंपनी एक किस्म की हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये चिंता की बात भी है, कुछ राहत की बात है, पर इसमें मुझे ज्यादा चिंता की बात नजर आती है। ये बताइए कि इस खबर के बाद फिर किस तरह की चिंताएं हैं? देखिए, चिंता की बात इसलिए है कि एक तो वोडाफोन का जो सब्सक्राइबर का बेस है वो निरंतर कम होता जा रहा है। तो सरकार एक तरफ तो विनिवेश की प्रक्रिया में है, जैसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जहां जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वहां से भी सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा गवर्नमेंट इज गॉट नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, सरकार विनिवेश के मोड में है। एक और दूसरी तरफ एक निजी कंपनी जो कि पहले कर्जे में डूबी हुई है, जिसके सब्सक्राइबर बेस घट रहे हैं और घाटे में है, उसमें सरकार अपना हिस्सा बना रही है। तो क्या सोच के सरकार ने इसमें जो है ये पैसा लाया है? क्या खाली राहत देने के लिए लाया है? तो अगर राहत देने के लिए लाया है तो इक्विटी में हिस्सेदारी का मतलब तो मालकियत से है। तो ऐसी कंपनी की मालकियत सरकार क्यों करना चाहेगी जो कि घाटे में है, जिसके कर्जे बेहिसाब सिर पे चढ़े हैं और जिसका सब्सक्राइबर बेस लगातार गिरे जा रहा है? इस वजह से मुझे ये चिंता की बात नजर आती है। शरद जी, अब जैसे सरकार के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तो कंपनी के फैसलों में उसका भी तो हस्तक्षेप होगा। जी हाँ, सरकार ने ये घोषणा करी है कि उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वोडाफोन के, उसमें सरकार की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। तो अब जो भी डिसीजन मेकिंग, देखिए हर शेयर होल्डर का, और इतना बड़ा शेयर होल्डर जब 30-35% का शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में होता है तो लाजमी बात है कि उसका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में होता है। तो कंपनी का जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी बोर्ड मीटिंग्स में, उसमें सरकार की अब से रहेगी, जिसको हम कहते हैं सरकार की उसमें बोलबाला रहेगा, सरकार अपनी बात उसमें रखेगी और कोई भी निर्णय बिना उन नॉमिनेटेड शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के नहीं लिया जाएगा। अब देखना यह है कि यहां से आगे क्या ये कंपनी मुनाफे में आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये अपने कर्जे से मुक्त हो सकती है? क्या ये कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स में जो इसमें कॉन्फिडेंस घटा था, लोग निरंतर इसको छोड़ के एयरटेल और जियो में जा रहे थे, क्या वो कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स में वापस आ पाएगा? ये सब प्रश्न चिन्ह है और ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल वोडाफोन पॉइंट ऑफ व्यू से 16,000 करोड़ की मॉरेटोरियम की राहत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि निरंतर बढ़ता हुआ कर्जा वोडाफोन को बंद करने की कगार पे ले आया था और 14-15 रुपए का वो शेयर आज हमने उसमें गिरावट भी देखी है। और गिरावट का कारण यही है कि लोग समझ रहे थे कि शायद ये फायदे का सौदा है, पर कुल मिला के देखा जाए तो ये कंपनी के लिए आगे कैसा रहेगा ये समय बताएगा। पर मुझे लग रहा है कि बहुत मुनाफे की डील सरकार के लिए नहीं लग रही है, एक रिलीफ के लिए, एक रेस्क्यू करने के लिए ये डील करी गई। शरद जी, सरकार का तो जो है ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए अब अच्छे दिन आएंगे कि नहीं? देखिए, कंपनी के लिए राहत की बात है, क्योंकि कंपनी के सामने हिंदी में कहावत होती है नितिन कि मरता क्या ना करता। तो कंपनी के सामने इस समय कोई चारा नहीं था। कंपनी का जो लोन रीपेमेंट है वो ड्यू था और लोन रीपेमेंट अगर ये डिफॉल्ट करती तो कंपनी को एनसीएलटी में वाइंडिंग अप के लिए डाला जा सकता था। उससे बचने के लिए उसने सरकार को एक तरह से लेन देन की डील करी कि आप हमारा 16,000 करोड़ का मॉरेटोरियम करिए, बदले में आप हमसे इक्विटी ले लीजिए।
तो मुझे लग रहा है जो ड्यूज है वोडाफोन के सरकार की तरफ, उसके बदले में मॉरेटोरियम करके उनको इक्विटी दे दी गई है। तो कंपनी के लिए थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि अगर ये ना होता तो शायद कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती। पर इसके पीछे में एक कारण और जरूर बताना चाहूंगा कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि देश में अब केवल 2 बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स रह जाए, क्योंकि उसको हम डिओपोली सिचुएशन कहते हैं। ये आपकी ओलिगोपोली सिचुएशन है जिसमें 2 से ज्यादा होते हैं, तो डिओपोली में नहीं लाना चाहती थी सरकार, क्योंकि उसमें वो दो टेलीकॉम ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को जो चाहे वो कर सकते थे। तीसरे ऑपरेटर का रहना बहुत जरूरी है मुझे लग रहा है, इसीलिए सरकार ने नरम रुख अपनाया है कि उसकी इक्विटी लेके बदले में उसको मॉरेटोरियम दे दिया है 16,000 करोड़ का। और कंपनी के लिए एक राहत की खबर है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी ऑक्सीजन कंपनी को और मिल गई है। पर बहुत जरूरी है इस समय कि कंपनी को अपना सब्सक्राइबर बेस, अपनी सर्विसेज, अपना मुनाफा, अपना कर्जा किसी भी तरीके से घटाना होगा, चाहे उसमें वोडाफोन विदेश से निवेश लेके आए, चाहे लोकल निवेशक आए, चाहे बिरला ग्रुप स्वयं उसको फाइनेंस करे, कुछ ना कुछ इसका विकल्प लाना पड़ेगा। वरना मुझे ये इंटरिम राहत, एक अंतरिम राहत लगती है। कितने दिन तक ये पेट्रोल चलता है ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए शरद जी। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसके तहत केंद्र सरकार अब विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि इससे डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र नई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति लेकर आ रहा है, जो देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और जो हमारे दोस्त देश हैं उनको निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय करेगी। आपको बता दें कि इस फैसले के लिए दिवंगत पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ भी समीक्षा बैठक की गई थी, जिसके बाद ये पहली बार इस पर ऐलान हुआ है। नए फैसले से फाइटर प्लेटफॉर्म, बंदूकें और जहाजों से जुड़ी तमाम परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन अब तक डिफेंस से जुड़े सामान की खरीद को लेकर भारत खासतौर पर विदेश के इंपोर्ट पर ही निर्भर रहा है। तो क्या इसे एक तरह का पॉलिसी शिफ्ट माना जाना चाहिए डिफेंस खरीद में? ये जानने के लिए मैंने बात की डिफेंस की खबरों पर गहरी नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत नेगी से। बिल्कुल, ये कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ महीने पहले ये बैठक हुई थी, जिसमें सीडी जनरल बिपिन रावत जो कि मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और उस बैठक में ये समीक्षा बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडी जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख, डीआरडीओ प्रमुख, तमाम लोग मौजूद थे। और उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर इस बात को कहा था कि मेक इन इंडिया को लेकर जिस गति के साथ काम होना चाहिए उस तेजी से काम नहीं हो रहा। अभी भी लगातार जो बीएससी की मीटिंग होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके बाद सीसीएस में मामले आते हैं, उसमें ज्यादातर हथियार विदेशों से खरीदने पर जोर दिया जाता है। इसीलिए ये साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा कोई भी, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो, दूसरे हथियारों की बात हो, जो भी बड़े हथियार विदेशों से खरीदे जा रहे हैं, वो अगर यहाँ पर चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल हो, डीआरडीओ हो, जो भी यहाँ पर एजेंसियां बना सकते हैं, ऐसे तमाम हथियारों पर कुछ सीधे तौर से आयात को रोका जाए। मंजीत, कौन कौन से प्रोजेक्ट इस फैसले से प्रभावित होंगे और ये कब के प्रोजेक्ट्स हैं? ये यूपीए सरकार के भी हैं प्रोजेक्ट्स या इसमें सिर्फ मोदी सरकार के वक्त के प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, इसमें से ज्यादातर परियोजनाएं अभी फिलहाल इसी सरकार के नहीं थी। पिछले अगर 7 साल में देखें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसी के दौरान लिए गए फैसले हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कोस्ट गार्ड के लिए हेलीकॉप्टर लिए जाने थे, जिसका ग्लोबल टेंडर निकला हुआ है, उसमें कई भारतीय कंपनियां भाग ले रही हैं। इसी तरह से वायुसेना भी कुछ और नए लड़ाकू विमान लेना चाहती है, वो फैसले भी इससे प्रभावित होंगे। इसी तरह से नौसेना भी कुछ हेलीकॉप्टर लेना चाहती है, वो भी इस फैसले से प्रभावित होंगे। तो ऐसे कई बड़े हथियार हैं, कई बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस फैसले के बाद प्रभावित होंगे सीधे तौर पर। और ये अभी कल या परसों में जब डीएससी के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, उस बैठक में ये जो नया निर्देश है उसके मुताबिक ऐसे जो रक्षा सौदे हैं जो बाहर से, जिनमें जो बड़े हथियार खरीदे जाने हैं, वो स्वदेशी कंपनी को दिए जाएंगे। यानी कि जो भारत में चाहे डीआरडीओ हो, एचएएल हो, बेल हो, ऐसे तमाम जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो उनको ये सौदे दिए जाएंगे।
मंजीत, एक आखिरी सवाल, क्या तकनीक और प्रोडक्शन क्षमता के लिहाज से भारतीय कंपनियां इतनी सक्षम हैं? क्या वो वैसा तजुर्बा रखती हैं कि हमारे डिलीवरेबल्स जो है वो हैम्पर ना हो? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर पिछले 7 साल में जो मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहा है, ये एक बहाना जरूर बनाया जाता रहा है। खासतौर से जो तीनों सेनाएं हैं वो इस बात को लेकर इस बात को कहती हैं कि भारतीय कंपनियां समय पर डिलीवर नहीं कर पाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो कई ऐसे भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ऐसे सूची जारी की है ऐसे सामानों की, ऐसे रक्षा उपकरणों की जो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। वो इससे पहले अगर पिछले 2-3 महीनों में हम देखें तो 2 से 3 ऐसी सूचियां जारी की गई हैं जिसमें ऐसे हथियार, ऐसे कलपुर्जे हैं। हालांकि जो बड़े हथियार हैं, अभी वायुसेना को अगर हम लड़ाकू विमानों की बात करें, नौसेना के हेलीकॉप्टर की बात करें, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की बात करें, तो वो क्योंकि HAL हेलीकॉप्टर जिस तरह के हेलीकॉप्टर में काम कर रहा है उसमें समय लग रहा है, लेकिन HAL ऐसे हेलीकॉप्टर सेनाओं को दे रहा है, तो ऐसी हेलीकॉप्टर दिए जा सकते हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो जरूरी हथियार यहाँ बन सकते हैं उन्हें समय के साथ समय का ध्यान रखते हुए बनाया जाए। हालांकि अभी भी कुछ बड़े हथियार या तकनीक ऐसी हो सकती हैं जिनको यहाँ पर निश्चित समय सीमा या तुरंत बनाना संभव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे, मंजीत नेगी। तो दिन भर को यहीं समेटने का वक्त हुआ, फिलहाल इजाजत दीजिए। लेकिन हेलो डॉक्टर, जो कि हमारा एक पॉडकास्ट है जिसमें खुशबू कुमार डॉक्टरों से बात करके आपकी सेहत से जुड़ी काम की सलाह आप तक पहुंचाती हैं, आज उसका नया एपिसोड रिलीज हुआ है। बातचीत हुई है मुंह में अक्सर होने वाले छालों पर और कैसे इसको नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी पॉडकास्ट है, इसे सुनिएगा और सुनकर कैसा लगा हमें बताइएगा मेल करके, या फिर आप वॉइस नोट से भी आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है radio@aajtak.com। व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं अपना वॉइस नोट 9953332303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने और साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।